नमस्कार। मैं डॉक्टर माया दुबे आज शुक्रवार को पुनः बचपन एक्सप्रेस के पेज पर लाइव हूँ। सर्वप्रथम मैं बचपन एक्सप्रेस की मैनेजिंग डायरेक्टर मीना पांडे जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा काम, जिस पर ज्ञान की सभी विधाओं में प्रतिदिन कुछ न कुछ ज्ञान की गंगा बह रही है, जिसमें सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जैसा कि चर्चा के अनुसार नेट यूजीसी पे नेट जेआरएफ के लिए जो तैयारी की चर्चाएं चल रही हैं, उसमें आज चर्चा करेंगे हम हिंदी के गद्य साहित्य पर कि छात्र गद्य साहित्य का अध्ययन कैसे करें, कैसे तैयारी करें अपना, कि उनका अपना कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए। आरती जी आ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, आप लोग उपस्थित हो रहे हैं। तो बच्चों, प्रिय छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही विशद है। पूर्व में कुछ जो अध्ययन के आधार पर आपने जाना कि इसका काव्य साहित्य, इसका गद्य साहित्य, गद्य में नाटक, कहानी, उपन्यास, लघु कथाएं, रिपोर्टाज, डायरी, सब बहुत बड़ा इसका साहित्य का भंडार है। उसे हमें इस समय सभी लोग हम उम्मीद करते हैं कि इस अनलॉक के समय में भी अपने अपने घरों में अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सब लोग बैठे अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। और यह बहुत आवश्यक है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपना ध्यान रखते हुए और अपनी पढ़ाई भी करें और लोक हित में, अपने देश के हित में हम कोशिश करें कि बीमारी पर कंट्रोल हो, फैलने न पाए। तो इसका भी ध्यान रखना, क्योंकि समय ही साहित्य की जननी है। समय जैसा होता है साहित्य वैसा ही होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे हिंदी के गद्य साहित्य पर। पहले भी हमने जाना कि साहित्य दो प्रकार का है, गद्यम च पद्यम च। तो गद्य में सबसे महत्वपूर्ण विधा है एकांकी या नाटक, कहानी, उपन्यास और अभी आजकल लघु कथा। उसके बाद संस्मरण वगैरह तो है ही है। तो प्रिय छात्रों, हम शुरुआत करते हैं नाटकों की। नाटक शब्द जो है, नाटक शब्द अपने आप में बहुत ही रम्य है। जब हम किसी कथा वस्तु का, किसी गेय चीज़ों का, जब हम उसमें अभिनेता आ जाती है, जब हम उसका जब रूपांतरण करते हैं, तो वह नाटक कहलाता है। नाटक को पंचम वेद कहा गया है। नाटक की रमणीयता के लिए कहा गया है कि काव्येषु नाट्यम रम्यम। काव्य में सभी नाटक सबसे ज़्यादा रमणीय है। क्यों? क्योंकि यह विधा जो है वह सभी वर्गों के लिए है, कि चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, समाज का कोई भी वर्ग हो। जब नाटक का रूपांतरण, नाटक का मंचन होता है, तो वह भी साहित्य का उतना ही आनंद लेता है जितना कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ कर लेता है। उदाहरण के लिए, बड़े ही प्राचीन काल से हमारे यहाँ रामलीला की परंपरा है, कृष्ण लीला की परंपरा है, रास लीला की परंपरा है। तो उसमें क्या होता है, हम राम की उस कथा को जब हम लोक में मंचन करते हैं, मंच पर जब उसको अभिनीत करते हैं, तो जो दर्शक है वह उन पात्रों में राम और सीता को महसूस करके उसी तरह से आनंदित और रस विभोर होता है। तो इस तरह से नाटक जो है वह बहुत ही आकर्षक विधा है।
साहित्य में उसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। बचपन एक्सप्रेस का मैं भी स्वागत करती हूँ और रंजनी जी हैं, रंजनी जी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जो भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं। नाटक विधा सबके लिए ज़रूरी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम नाटक पर प्रकाश डालते हैं तो प्राचीन काल में आचार्य भरत के नाट्य शास्त्र में उन्होंने नाटक के पर पूरा प्रकाश डाला था और नाटक की चर्चा करते हुए उन्होंने नाटक के 4 तत्वों को गिनाया था। आगे आचार्य धनंजय ने वस्तु नेता रसस्य तेषां भेदकः कहते हुए नाटक में वस्तु नेता और रस, यानी कि किसी भी नाटक में कथा वस्तु महत्वपूर्ण है और नेता यानी नायक नायिका, वस्तु नेता और रस होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना किसी रस के एक रस अंगी रूप में और बाकी अंग रूप में, रसों के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि चाहे काव्य हो, चाहे नाटक हो, गद्य हो, पद्य हो, रसनीयता रस भाव तो आवश्यक है ही है। तो वस्तु नेता रसस्य तेषां भेदकः कहते हुए उन्होंने नाटक में 3 तत्वों पर प्रकाश डाला है कि इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं नाटक के लिए तो आते हैं हमारे आचार्य विश्वनाथ। उन्होंने आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि साहित्य दर्पण का 15वीं शताब्दी में उन्होंने नाटक का बड़ा ही विशद विवेचन किया और कहते हैं कि नाटक क्या है, उसकी एक उन्होंने परिभाषा दी और कहा नाटक ख्यात वृत्तम स्यात् पंच संधि समन्वितम, 5 संधियों से युक्त, विलास धर्माद्रिगुणित, नाना विभूति भी, सुख दुख समुद्भूति, नाना रस निरंतरम, पंचादिका 10 रात्र परिकीर्तिता। कह रहे हैं कि और उसमें कैसे होते हैं, प्रख्यात वंशो दिव्यो वा गुणात्मको मतः एक एव भवेत् अंगी सिंगारो वीर एव वा, अंग अन्य रसः सर्वे कार्वे निर्वणम अद्भुतम। और कह रहे हैं आगे आचार्य विश्वनाथ कि 4 पंचवा मुख्या कर्तव्य वृत्तया गोपुक्षा प्रसमाग्रम तु बंधनम तस्य कीर्तितम। ये लक्षण दिया है आचार्य विश्वनाथ ने। उन्होंने कहा कि नाटक में क्या होना चाहिए। अभी उससे पहले धनंजय ने, हमारे आचार्य भरत ने 4 प्रमुख तत्व गिनाए और धनंजय ने वस्तु नेता रसस्य तेषां भेदकः कहते हुए 3 तत्वों को महनीयता दी और आचार्य विश्वनाथ ने बड़ा ही विशद विवेचन करते हुए उन्होंने कहा कि नाटक का जो कथा वस्तु है, जो तत्व है, वह बृहत होना चाहिए, वह काफ़ी ख्यात होना चाहिए, प्रसिद्ध होना चाहिए। यानी कि नाटक की जो ये प्राचीन सोच थी, आज तो तमाम नाटक के इस पर हम बाद में चर्चाएं करेंगे। शुरू में क्या होता था कि कोई राजा का वंशज हो, देवता हो या प्रख्यात कोई ऐसा नायक हो जिसमें कि तमाम देवतुल्य गुण हो, तो इस तरह से जो कथा होगा, प्रमुख होगा, जो नायक होगा, वह बहुत ही विश्रुत, बहुत विख्यात होगा। उसमें 5 संधियों का न्यास होगा, 5 संधियाँ होंगी और उसके बाद नाटक में विलास, समृद्धि आदि गुण होंगे और इसमें 5 से लेकर 10 तक अंक होने चाहिए और जो उसकी संधियों का निर्वहन जो है वह होना चाहिए।
तो इस तरह से अपने यहाँ कहे कि जब हम कथा वस्तु आगे बढ़ती है तो उसमें अवस्था, अर्थ, प्रकृति, संधि, ये हमारे नाट्य शास्त्रों में गिनाया गया है कि अवस्था में 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। उसी तरह से अर्थ प्रकृतियां भी 5 हैं नाटकों में, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। उसी तरह से संधियां भी हैं, 5 संधियां हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ और अवमर्श या विमर्श और निर्वहन। तो इसी तरह से जब हम एक कथानक, एक कथा वस्तु, एक प्लाट, इसी को अंग्रेजी में हम ड्रामा कहते हैं, इसी को हम नाटक कहते हैं। उन्होंने जो रूपक का, नाटक रूपक का एक भेद है, उन्होंने 10 प्रकार के जो गिनाए हैं नाटक, उसमें से रूपक के भेदों में नाटक भी एक है। ऐसा हमारे प्राचीन काल में माने हैं। तो कहा गया है कि अभी चर्चा चल रही थी कि नाटक के 3 प्रमुख तत्व हैं। प्रीति गौर जी आ गई हैं, आरती कुमारी हैं, बहुत बहुत सबका सादर अभिनंदन है। आप लोग सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कह रहे हैं कि वस्तु, कथा वस्तु को ही हम वस्तु कहते हैं, इसी को हम प्लाट बोलते हैं। हम ये जानते हैं कि किसी भी रचना में वस्तु वह आधार तत्व है, वह प्रमुख है, उसी पर पूरे नाटक की भावभूमि तैयार होती है। कथा वस्तु जितनी सुदृढ़ होगी, जितनी अच्छी होगी, जितनी वह विस्तृत प्रमुख होगी, उतना ही नाटक देखने में रुचि आएगा। उसकी तरह से नेता यानी नायक, तो उस कथा वस्तु में जो नायक है वह कैसा है, उसकी जीवन की गाथाएं कैसी हैं। जब दर्शक देखता है तो दर्शक देखते समय उसके दुख सुख से अपने को आह्लादित करता है, अपने को उससे जोड़ता है। उदाहरण के लिए पहले रामायण और महाभारत हमारे दोनों उपजीव्य महाकाव्य हैं। उपजीव्य का मतलब है जो हमारे कथा वस्तुओं को जीवन देते हैं। संस्कृत की जितनी कथा नाटक हैं, आपने नाम सुना होगा कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम सबने देखा ही है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, भास का भवभूति भास, सभी लोगों ने जो इतने प्रतिमा नाटकम लिखा, और उन्होंने प्रतिज्ञा, यौगंध, नारायण लिखा, तमाम नाटक जो लिखे, तो उन नाटकों में तो जो भारतीय शास्त्रीय विधान थे उनका पालन संस्कृत के कवि विधिवत करते थे। तो जब हिंदी में भी शुरुआत हुआ तो कहीं न कहीं हम देखते हैं कि हर विधाओं में, हिंदी के हर विधाओं में संस्कृत का ही आधार ग्रहण करके उसमें उसका निर्वहन किया गया है। तो जो वस्तु के बाद जो नेता है, अब प्रश्न उठता है कि नेता कैसा होना चाहिए, नायक कैसा होना चाहिए। तो नायक के भी तमाम जो प्रकार गिनाए गए हैं, धीरोदात्त है, धीर ललित है, नायक धीर गंभीर है, नायक में देवतुल्य गुण है, वह धैर्यवान है, वह वीर है, वह सुशील है। तो ये सारे जो नायक के गुण हैं ये होना चाहिए। उसी तरह से रस भी प्राण तत्व है, रस काव्य की आत्मा है। रस जो है के बिना हम अनुभूतियाँ कर ही नहीं सकते। जब हम देखते हैं नाटक, मेरे अंदर सुख दुख, उसको देखकर, अगर उदाहरण के लिए हम रामायण देख रहे हैं, उसमें अगर सीता का हरण कर लेता है रावण और सीता विलाप करती है, तो जब वो विलाप करती है तो दर्शक, दीर्घा में बैठे लोगों की आँखों से भी सीता के दुख से दुखी होकर उनकी आँखों से भी जो आंसू निकलते हैं, वही रसनीयता है, वही भाव प्रवणता है कि रचनाकार तभी समर्थ है जब उसकी रचना को देखकर, रचना को सुनकर,
जो पाठक है उससे अभिभूत हो जाए। वह जो जिस तरह के भावों का वर्णन कर रहा है, पाठक भी दर्शक भी उन भावों को महसूस करे, तभी उस नाटक की मान्यता है और उस नाटक का फलित होना सार्थक होगा। तो वस्तु नेता रसस्य तेषां भेदक, ये तीन जो उसके प्रमुख तत्व और भेदक बताए गए हैं वह आवश्यक हैं। अब हम जब आगे बढ़ते हैं, दूसरा अभिनय, तो हमने जैसा कि पहले ही कहा कि आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में अभिनय पर बहुत प्रकाश डाला है। आहार, वेश, भूषा, देश, काल, परिस्थिति, प्रेक्षागृह कैसा होना चाहिए, किस तरह के दर्शक की बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। आज तो वहाँ से आकर हमारा पूरा सिनेमा व्यवसाय, हमारा पूरा नाट्य रंगमंच, ये सब प्रेक्षागृह बहुत ही आधुनिक हो गए हैं। लेकिन हम पुराने काल की भी जब बात करें, जब वह शुरुआती दौर में नाटक होता था तब भी पर्दा लगता था। एक अंक बीता तो पर्दा गिरा देते थे और दर्शक फिर से नई बातों के लिए नेपथ्य से कभी आवाज़ें आती थीं, कभी उसके लिए आकाश भाषित होता था, कभी उसकी सूचना मात्र दे दी जाती थी। और नाटक में नंदी पाठ होता था, मंगलाचरण होता था और कथा के शुरुआत में ही उसका बीज यानी कि क्या होने वाला है, ऐसा कुछ जो सूत्रधार नट नटिये आकर और उसका एक बीज सूत्र बता देते थे दर्शक को कि आखिर इस नाटक की परिणति क्या होगी। अक्षय भारद्वाज भी आ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आप लोग भी बढ़िया अपने पढ़िए, ऐसे ही तैयारी करिए अपना हर विधा का। तो हम देखते हैं कि जब नाटक में उदाहरण के लिए लोग कहते हैं कि दिस वर्ल्ड इज जस्ट लाइक ए स्टेज, यह पूरा विश्व ही एक स्टेज की तरह है और जितने पात्र जितने लोग हैं यहाँ सब अपने अपने रोल अदा करते हैं और चले जाते हैं। पर्दा गिरता है और पर्दा उठता है। ये तो एक हमने रंगमंच से, नाटक से एक दार्शनिक बातें भी लोग करते हैं कि यह पूरा विश्व ही रंगमंच है। तो हर पात्र का रोल अलग अलग है। उदाहरण के लिए किसी नाटक में राजा है, रानी है, चेटी है, दासी है, विदूषक है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, भिखारी है, बहुत तरह के रोल हैं। तो जो पात्र है, दर्शक भी ये जानता है कि उसका कोई न कोई राम बना है, कोई न कोई सीता बनी है, कोई न कोई लौकुश बने हैं, कोई न कोई वशिष्ठ बना है। लेकिन जब दर्शक देखता है, चाहे कोई नाटक या कोई पिक्चर ही, फिल्म ही, तो वह अभिभूत होता है किससे? उसके अभिनय से, कि वह उस पात्र के चरित्र को किस तरह से जी रहा है, उसमें कितनी जीवंतता है, कैसे उसने अपने पात्र को ढाला है। तो जब वो अभिनेता जो है उसमें वेशभूषा, आहार, उसका भाषा शैली, बोलचाल, यह भी एक नाटक में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बोलचाल इसलिए हमने देखा कि हमारे संस्कृत नाटक में संस्कृत भाषा का प्रयोग, जो राजा और उच्च वर्ग के जो दासी चेटी वो प्राकृत बोलती थी। इसके लिए क्यों है? क्योंकि हम भी रोज़ का जानते हैं भाषा का प्रयोग हिंदी में ही। देखिए, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो अधिकारी वर्ग है, डॉक्टरों की अलग भाषा है, इंजीनियर अलग बोल रहे हैं। रोज़मर्रा के जीवन में हमारा सुबह से शाम तक पाला पड़ता है हर वर्ग के लोगों से। सुबह सुबह पेपर वाला पेपर दे जाता है, उसका अपना बोलने का अलग ढंग है। सब्जी वाला आता है, सब्जी वाला अलग ढंग से आवाज़ लगाता है, अपना बेचने के लिए सबके अलग अलग तरीके हैं। उसी तरह से आप देखिए, जो काम करने वाली आती हैं, हमारी मेहरी बाई, सबके बोलचाल का ढंग अलग है। तो हम पात्र के अनुकूल, अगर हम किसी से कोई हिंदी भाषा है, उसको खड़ी हिंदी भी नहीं समझ में आ रही और हम उससे अंग्रेजी बोलने लगें तो क्या होगा? वही चीज़ हमारे नाटकों में भी है कि जब पात्र
नाटक में अपनी रोल अदा करता है तो उस समय वह जो उसको रोल मिला हुआ है, जिस पात्र का वह अभिनय कर रहा है, उसको अच्छी तरह से उसकी भाषा, शैली, वेशभूषा, आहार, उसकी सारी चीज़ों का वह बड़े ही बारीकी से अध्ययन करके तब हमको दर्शक उसमें अभिभूत होता है और ये देखता है कि हाँ, इसमें जो वह मैं जिससे देख रहा हूँ वह वही है। और ये भाव आना ही उस नाटक की महनीयता और उस नाटक की सफलता है। तो ये तो हुई बात उसकी अभिनेता। फिर भाषा शैली, भाषा भी बहुत ही आवश्यक है, जिसको हम डायलॉग बोलते हैं। तो नाटक का प्राण तत्व है भाषा। बड़े बड़े अगर कोई रोल हो रहा है, रावण जो है बड़ा दीनहीन बातें करे तो कैसा लगेगा, या जो नायक है वो वीरतापूर्ण न बातें करके कायरतापूर्ण बातें करे। तो जो भाषा है ओजपूर्ण, जैसा वीर रस है तो भाषा ओजपूर्ण होनी चाहिए। सिंगार है तो वहाँ पर भाषाओं का चयन उसी तरह का हो। अगर रौद्र है तो हम सभी जानते हैं कि रौद्र का मतलब है कि भाई जिस समय आदमी को गुस्सा आता है तो उसी तरह से नथुने फूल जाना और बिल्कुल उसके हाव भाव बदल जाना, आंखें लाल हो जाना। तो ये जो हाव भाव हैं यह भी अभिनय में बहुत ही ज़रूरी है। तो किसी भी नाटक में उसी हिसाब से हमारी भाषा भी होती है। हम जानते हैं कि हमारी वाणी हमारे मनोभावों के अनुकूल ही बदलती है। तो नाटक में जो पात्र, जरूरी नहीं वही पात्र अगर नायक बनता है, सौम्य रोल कर रहा है तो बड़े ही अच्छे से बात करेगा, लेकिन वही जब वो रौद्र रूप धारण करता है तो उसकी भाषा शैली बदल जाएगी। रानी है, प्रसन्न है, अपनी सहेलियों के साथ हास परिहास कर रही है। उदाहरण के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम में आपने देखा होगा कि शकुंतला जो है निसर्ग कन्या है, किस तरह से उसके थे, लेकिन जब दुर्वासा ऋषि आते हैं तब वह कैसे सोच में पड़ जाती है, उनका स्वागत नहीं करती तो उसको श्राप दे देते हैं दुर्वासा जी। तो दुर्वासा जी का जो रोल कर रहा है उसे दुर्वासा बनने के लिए उसी तरह के भाषा का प्रयोग करना पड़ रहा। सांत्वना देना, कर्ण ऋषि का दुख जब वो विदाई करते हैं कन्या का, तो ये सारी चीज़ें नाटकों में जब हम अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करते समय जब हम नाटक को पढ़ेंगे तो नाटक की भाषा, शैली, देश, काल, परिस्थितियाँ, उनके पात्र, पात्रों का चरित्र चित्रण, ये सारी चीज़ों के आधार पर हम किसी नाटक का अध्ययन करेंगे। उसी तरह से अभिनय में जो वृत्तियाँ हैं तो कह रहे हैं कि ये वृत्तियाँ 4 प्रकार की हैं। श्रृंगार, हास्य, गीत, नृत्य प्रधान वृत्तियों को हम नाम दिया गया कैसिकी वृत्ति। उसी तरह से शौर्य आदि प्रधान को सारवती वृत्ति। उसी तरह से क्रोध, संघर्ष प्रधान को आर्भटी वृत्ति बोलते हैं। और स्त्री पात्र विहीन जो वृत्ति है उसको हम भारतीय वृत्ति कहते हैं। तो कह रहे हैं कि पाश्चात्य जो आचार्य हैं उन्होंने नाटक के 6 तत्व माने हैं, जिस पर कि आजकल हम जो जैसे कोई नाटक है, उदाहरण के लिए आपको आधे अधूरे नाटक है, या नाटकों के जो हम पहले कैटेगरीज कर लेते हैं उसके बहुत सारे प्रकार बना लेते हैं कि नाटक कितने प्रकार के हैं। जैसे नाटक ऐतिहासिक भी होते हैं, नाटक दार्शनिक भी हैं, नाटक घटना प्रधान होते हैं, नाटक भावना प्रधान होते हैं, और नाटकों में जो है हमारी सामाजिक समस्याओं पर भी होते हैं। उदाहरण के लिए जयशंकर प्रसाद के नाटकों को अगर हम अध्ययन करते हैं तो उनके जो नाटक हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटिका है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जो भी उन्होंने लिखा, जैसे करुणालय उनका गीति प्रधान है, उसमें गीत की बहुलता है। तो जब उन्होंने जिन नाटकों की कथा वस्तु इतिहास के
उस कथानक से लेकर और रचनाकार उस इतिहास में अपनी कुछ समसामयिक समस्याओं को और कल्पनाओं को मिलाकर एक कथा वस्तु तैयार करता है, तो वह नाटक ऐतिहासिक, क्योंकि कोई चीज़ एकदम प्योर या शुद्ध ऐतिहासिक तो होगी नहीं, क्योंकि कवि की कल्पना भी है। अब उस समय गुप्त काल की जो बातें उठाकर, जो रामगुप्त की पत्नी ध्रुवस्वामिनी नाटिका में जो प्रसाद जी ने, क्योंकि जो प्रश्न उठाता है कौन उठाता है? लेखक ही तो उठाता है। लेखक के ही तो दिमाग में जो बातें चल रही हैं, तो ध्रुवस्वामिनी तो नहीं कह रही है, ध्रुवस्वामिनी के माध्यम से प्रसाद जी ही अपने उस संवाद शैली में कह रहे हैं कि ध्रुवस्वामिनी ने, उनके माध्यम से उन्होंने एकदम समसामयिक स्त्री विमर्श पर 2-3 प्रश्नों को उठाया। पहला प्रश्न, जब शकों को वह इतना विलासी और अय्यास है रामगुप्त कि वह अपनी पत्नी को भी सौंप देता है, तब चंद्रगुप्त जाते हैं और वेश बदल बताते हैं। तब जो प्रश्न उठाती है ध्रुवस्वामिनी राजपुरोहित के समक्ष, और वो कहती है कि क्या ये पति कहलाने के लायक है? क्या ऐसा हमारे स्मृतियों में या हमारे पुराणों में या हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं लिखा है कि कोई भी स्त्री ऐसे कायर और ऐसे पुरुष की पत्नी बनी? तो हम ये उसके जो कथा वस्तु है, कथा वस्तु में ही जो अपना लेखक है वह कुछ अपने प्रश्नों के माध्यम से कुछ नवीनता लाकर इतिहास को नए दृष्टि से प्रस्तुत करता है। उसी तरह स्कंदगुप्त में शुरुआत में उन्होंने कहा, अधिकार सुख बहुत मादक होता है। अधिकार सुख मतलब जो है, एक राजा बनने के बाद कहते हैं कि ऐसा कोई दुनिया कह रहे हैं कि कोई भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई उस इतिहास को, क्योंकि वो परिस्थितियाँ ऐसी थी, तो ऐतिहासिक कथा वस्तु को बढ़ाया। राकेश मोहन का आधे अधूरे ले लीजिए, उनके जितने पात्र हैं, ये मनोवैज्ञानिक नाटक है जिसमें जो पात्र हैं वह समसामयिक जो जीवन है, जो परिस्थितियां हैं, जो घटनाएं हैं, वह उनके जीवन में जो घट रहा है वह उस समय की समस्याओं को उभार रहा है। तो इस तरह से मनोवैज्ञानिक है। सामाजिक, हमारे यहाँ सामाजिक, समाज पर तो बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं सामाजिक चित्रण पर, तो जिसमें समाज की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, विकृतियाँ या ऐसे कथानक को नाटककार अपनी कथा वस्तु का विषय बनाता है। उसी तरह अगर किसी दार्शनिक सिद्धांत को, दार्शनिक समस्या को, किसी ऐसी विचारधारा को लेकर कोई नाटक लिखता है तो वो हमारा दार्शनिक नाटक हो गया। तो पात्र और चरित्र चित्रण, जो अभी हम जैसे कहानी कोई दे दिया गया और कहानी के प्रमुख तत्व कितने हैं, तो जो अभी फिलहाल चल रहा है कहानी कला के आधार पर, तो कथा वस्तु हो गया, चरित्र चित्रण हो गया, कथोपकथन हो गया, देश काल परिस्थितियाँ हो गई, उद्देश्य हो गया और उसका भाषा शैली हो गया। तो कह रहे हैं कि नाटकों का विकास कैसे हुआ हिंदी साहित्य में, जब आप अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी साहित्य की पृष्ठभूमि को समझना। और पृष्ठभूमि को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसके मूल उद्भावनाओं को समझेंगे कि इस नाटक को लिखने से पहले जो लेखक है वह किस परिवेश में है, वह क्या कोई समस्याओं को उभारने के लिए नाटक, समस्या मूलक नाटक लिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें कैसे विकास हुआ। तो इस पर प्रिय छात्रों, जब हम नाटक, विशेषकर गद्य विधा में, आज हम नाटक पर चर्चा कर रहे हैं, नाट्य विधा पर, तो नाटक को पढ़ते समय हम पूरे उस पृष्ठभूमि को समझेंगे। जैसे हमने काव्य का विभाजन पढ़ा था, काव्य का इतिहास पढ़ा था,
उनको देख करके कैसे कैसे वो सीढ़ी दर सीढ़ी विकास से आज यहाँ पहुँचा, उसी तरह से हमारा यह नाट्य साहित्य भी, हिंदी नाट्य साहित्य कैसे आगे बढ़ता है, इसको समझकर ही हम उसका अध्ययन करेंगे। तब हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा बिल्कुल जो उसके पृष्ठभूमि एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि नाटकों की कैसे उत्पत्ति हुआ, कैसे विकास हुआ, कितने नाटककारों ने हिंदी नाट्य साहित्य को योगदान दिया। इन सारी बातों को समझकर हम इस पर आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे सामने आरती जी हैं, रंजनी जी हैं, और जो भी हमारे प्रिय छात्र सुन रहे हैं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है इस और विशेषकर बचपन एक्सप्रेस का, कि वह छात्रों के लिए सभी विषयों में नेट और जेआरएफ की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए घर बैठे अपने विचार सभी लोग दे रहे हैं। कुछ कहते हैं ना कि कुछ कहना कुछ सुनना, कुछ आप पढ़ रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ गुन रहे हैं, तो उससे क्या है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी, कई चीज़ों पर आपका ध्यान आकर्षित होगा। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हमारी चर्चा चल रही थी हिंदी नाटकों का विकास। हिंदी नाटकों के विकास में दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो है अनुदित नाटक, शुरुआती दौर में जो हमारे पुराने नाटक थे, जैसे हमने बताया था संस्कृत नाट्य परंपरा बहुत ही विस्तृत, बहुत गहन, बिल्कुल नाट्य शास्त्र के आधार पर लिखी हुई कालिदास, भवभूति, भास और तमाम नाटक हैं जो कि बड़े ही शास्त्रीयता पर आधारित हैं। तो जो हमारे शुरुआती दौर के जो हमारे साहित्यकार थे, उन्होंने उन अच्छे अच्छे नाटकों का अनुवाद किया। उन्होंने नल दमयंती की कथाएं, क्योंकि हमारा जो उपजीव्य काव्य है महाभारत, वह इतना विस्तारवान है कि आप कभी भी उठा कर देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये गलत नहीं कहा गया कि जो कथाएं यहाँ नहीं है कहीं नहीं है। पूरे विश्व का कथानक महाभारत में मिलता है। प्रेम भी है, युद्ध भी है, षड्यंत्र भी है, तमाम तरह की भावनाएं भी हैं, तो क्या नहीं है। और रामायण तो है ही है। आदर्श कहानियों के लिए तो रामायण का आधार सभी ने, उत्तर रामचरित से लेकर जो भवभूति ने लिखा है और जितनी भी रचनाएं हुई हैं, तो राम तो आधार, राम का काव्य आधार है ही है। तो जो अनुदित हुए हैं, तो अनुदित नाटकों में जो है अनुदित नाटकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहले, उन्होंने भी कई नाटकों का अनुवाद किया। कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत जननी, भारत दुर्दशा, वैदिकी, ये तमाम उन्होंने लिखे। तो भारतेंदु जी के समय से जब उन्होंने व्यवस्थित ढंग से नाटकों का हमारा अध्ययन शुरू होता है। जसवंत सिंह ने शुरू में, उससे पहले प्रबोध चंद्रोदय लिखा संवत 1700 में, और रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह ने एक लिखा है आनंद रघुनंदन, जो कि 1750 ईस्वी में है। ये पहला ही अनुदित नाटकों में, कोई अभी इस पर तो खैर विवाद ही रहता है, उसको मानते हैं, और कोई इसको मौलिक नाटक भी कहते हैं। उसके बाद गोपाल चंद्र ने नहुस लिखा, और बाकी हमारे भारतेंदु जी के समय से जो है नाटकों का बहुत ही विधिवत अध्ययन शुरू होता है। इसमें आप एक लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि जब यहाँ तक जब आप नाटकों का, क्योंकि जब आपको ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ आता है, तो उस समय
हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन नाटक किसने लिखा है, संबत क्या है। तो आप विधिवत अभी से उसका एक चार्ट बना लीजिए। नाटक का नाम, उसका रचनाकार, संबत और किस प्रवृत्तियों का है, किस काल का है, ये सारी चीज़ें आप बना लेंगी तो आपको अध्ययन में बहुत ही आसानी हो जाएगी। करें कि उसी में भारतेंदु के जो समकालीन नाटककार थे उन्होंने भी कम योगदान नहीं किया। कुछ उनके बड़े ही महत्वपूर्ण नाटक रहे हैं कि जैसे रेल का विकट खेल, पंडित बालकृष्ण भट्ट ने लिखा। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, अब ये शीर्षक से ही लग रहा पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने नाटक लिखा। और भारत सौभाग्य प्रेम धन जी ने महारानी पद्मावती का लिखा। और महाराणा प्रताप राधा कृष्ण दास जी ने लिखा। उसके बाद मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लिखा। रुक्मिणी हरण देवकी नंदन त्रिपाठी जी ने लिखा। पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक सभी प्रकार के विषयों पर हरिश्चंद्र के अलावा उस समय के समकालीन नाटककारों ने बहुत सारे नाटकों की रचना की, जिसमें तरह तरह के विषय हैं और तत्कालीन परिस्थितियां भी हैं, तत्कालीन समय के ऊपर प्रकाश भी डालते हैं। उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो आगे जो उस नाटक के बाद एक हम जिसको कभी कोई संक्रांति काल कहता है, उसको महाद्विवेदी काल का भी कहता है। तो इस समय तक क्या हुआ कि नाटकों की रचनाओं में एक मिश्रण सा आ गया, कुछ प्राचीन, कुछ उस समय की समस्या प्रधान, और एक मिश्रित सी भाव वाले नाटक लिखे गए जिसको कि नाम दिया गया संक्रांति काल। तो इस समय भी कुछ लोगों ने बहुत ही किए। इस समय एक पुरानी परंपरा, यानी कि ज़्यादातर साहित्यकार हमारे संस्कृत नाटकों से, विश्व के नाटकों से जो उनको अच्छा लगा, अनुवाद का बहुत प्रभाव पड़ा। संस्कृत से हिंदी में, अंग्रेजी से हिंदी में, उर्दू से हिंदी में, फारसी से हिंदी में नाटकों का अनुवाद की एक लंबी परंपरा रही है। इस पर भी आप पूरा ध्यान देकर एक लिस्ट बनाएंगे कि कितने नाटक मौलिक हैं और कितने नाटक अनुदित हैं, कितने का अनुवाद किया गया है और कितने मौलिक नाटक हैं। इसमें से कुछ नाटक हैं जैसे कि लाला सीताराम, सत्यनारायण, रूप नारायण। मौलिक नाटक में भी दो वर्ग हो गए, एक तो साहित्यिक नाटक जो कि पढ़कर आनंद लेने लायक थे, दूसरे रंगमंची जिसका कि हम मंचन कर सकते थे, जिनका कि रंगमंची दृष्टि से भी महत्व था। और इन सब पर भारतेंदु युग का प्रभाव भी पड़ रहा था। सब पर भारतेंदु युग अभी भी उस पर हावी था, क्योंकि शुरुआती दौर में बहुत बड़ा प्रभाव रहा है भारतेंदु काल का। तो इसमें बहुत से मौलिक नाटकों में दुर्गावती, चंद्रगुप्त, कृष्ण अर्जुन युद्ध, चंद्रहास का हुआ। उसके बाद रंगमंची जो नाटक थे तो उसमें भी पंडित राधे श्याम कथावाचक के नाम से भी उल्लेखनीय हैं। इन्होंने भी बहुत सारे नाटकों को लिखा। तो कह रहे हैं कि उसके बाद आता है हमारा नाटक के इतिहास में, जैसे हमने चर्चा किया था प्रसाद जी के समय आते आते हिंदी नाट्य साहित्य में एक विकास की लंबी परंपरा स्थापित हुई, एक विकास की धारा बही। और प्रसाद काल तक उन्होंने देखा, एक वहाँ पर आप लोग को ये भी पढ़ेंगे कि तब तक भारत में अन्य नाटकों का, यूरोपी, फारसी, विशेषकर फारसी रंगमंच का हमारे देश पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ गया था। नागरी प्रचारणी सभा काशी में, तो उसमें जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा थी वह कहीं न कहीं ध्वस्त हो रही थी। तो हमारे साहित्य, इन प्रवृत्तियों को भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा कि हमारे जो नाटककार हैं, हमारे जो साहित्यकार हैं, वो कैसे व्यथित हैं, वो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के टूटते हुए
गढ़ को देखकर, उसमें आती हुई विकृतियों को देखकर उनके मन में जो ग्लानि हो रही है, क्योंकि देखो भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय काव्य परंपरा क्या है, सुखांत। हमारे यहाँ अंत भला तो सब भला, यानी नाटक हो, कहानी हो, सब सुखांत होना चाहिए। हमारी सारी कथाओं का भी मूल सीख है। एक था राजा, एक थी रानी, बीच में कितना भी हो, युद्ध हो, पंचायत हो, दोनों अंत में राजपाट करने लगे और सुखांत हो गया। लेकिन पाश्चात्य जो साहित्य है उसमें क्या है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है। तो ट्रेजेडी और कॉमेडी ये त्रासदी मान्य नहीं है। भारतीय संस्कृति में, भारतीय नाट्य में कई हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं जिसमें हम मंच पर कुछ अशोभनीय चीज़ों को नहीं दिखा सकते। तो जो भारतीय साहित्यकार हैं, भारतीय नाट्यकार हैं, वो इसका भी ध्यान रखते हैं कि जो रंगमंचीय नाटक हैं, कुछ चीज़ें हैं, आपने जैसे पहले भी चर्चा हुई कि जब नाटककार मंच पर आता है तो भारतीय साहित्य शास्त्र में नंदी पाठ, मंगलाचरण और जब आता है सूत्रधार का प्रवेश होता है और अंत में जो है एक संदेश देता है कि क्या होने वाला है। वो एक बीज, एक सूत्र छोड़ता है कि आज का नाटक किस पर आधारित है, क्या होगा। वह उससे संदर्भित कभी गाने होते हैं, कभी किसी न किसी तरह से एक भूमिका बनाता है। तो ये परंपराएं भारतीय नाट्य परंपरा की जो रही वो क्या हो रही हैं कि ध्वस्त हो रही हैं। फारसी रंगमंच इतना हावी हो गया। फारसी रंगमंच में सबसे बड़ा था कि हमारा नाट्य शास्त्र में पूरा विधिवत था, वह अंदर बढ़िया अच्छी व्यवस्था में एक सिस्टम से होता था। लेकिन जो फारसी रंगमंच या और तमाम रंगमंचों का पदार्पण हुआ, वो कहीं भी खुले में, बीच बीच में अश्लील डांस, डायलॉग, तो उसमें एक सामाजिक वो वर्ग, जैसे फिल्मों में होता है, कुछ फिल्में क्लासिकल बनती हैं, कुछ खास वर्ग के लिए बनती हैं, लेकिन वो फिल्में जो कि एक बहुत बड़े जनता को देखकर बनाते हैं, जिसमें डायलॉग्स हो गए, कुछ ऐसे फूहड़ अश्लील गाने हो गए हैं, तो लोग भीड़ लगाते हैं। तो वही समय, एक समय नाटकों की बहुत बड़े एक दुविधा में, एक बहुत बड़े दुखद स्थिति में नाटक चल रहा था, जहाँ पर कि उसको वहाँ से निकालने के लिए, और इसमें हमारे प्रसाद जी ने बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने नाटक को उससे निकालकर उसको भारतीय संस्कृति के पृष्ठभूमि में उसको स्थापित किया है, उसमें भारतीयता का पुट लाए हैं। शायद यही एक कारण था, नहीं तो वो ऐतिहासिक नाटकों को लिखने के पीछे ऐसा नहीं था कि उन बड़े इतिहास पसंद थे, लेकिन जब उन्होंने पढ़ा, अपनी परंपराओं के पृष्ठभूमि में गए, तो वहाँ से उन्होंने चंद्रगुप्त को निकाला, तो चंद्रगुप्त नाटक लिखा, स्कंदगुप्त को निकाला, ध्रुव स्वामिनी को निकाला। इस तरह उनके 13-14 जितने भी नाटक हैं, सब अलग अलग पृष्ठभूमि। और एक विशेषता और है, जैसे संस्कृत नाटक में आप देखते हैं बीच बीच में सूक्तियाँ होती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में आपने देखा होगा कि जिसमें शकुंतला जाती है तो श्लोक में भावों को व्यक्त किया गया है, और कण्व ऋषि कहते हैं या सत्यद्ध शकुंतलेति हृदयम संपृष्ट उत्कंठया। तो कह रहे हैं कि जिस तरह से वह इतने व्यथित होते हैं उन भावों को श्लोक में, उसी तरह से उसी परिपाटी का वही पालन करते हुए प्रसाद जी ने अपने नाटकों में हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, तो उन्होंने बीच बीच में अपने सारे नाटकों में इतने सुंदर गायन युक्त पद्यों का, काव्यों का समायोजन किया है। यह भी एक नाटक की बहुत बड़ी विशेषता है कि गद्य पद्य में नाटक लिखने में। तो बच्चों, जब हम प्रसाद जी को पढ़ेंगे तो प्रसाद जी ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन का दौर आया है। इन्होंने भारतीय नाट्य परंपरा में, रंगमंच परंपरा में आए हुए तमाम विकारों को हटाने का,
उसको पुनर्स्थापन करने का काम किया है। और इनके समकालीन जितने लोग भी थे, तो इनको इन बिंदुओं पर भी हम अवश्य ध्यान देंगे। और इनको लेकर, चूँकि आपने अध्ययन के समय एमए में सभी के यहाँ एक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कुछ आधे अधूरे, कुछ अच्छे अच्छे नाटक सभी पढ़ लेते हैं। लेकिन जब हम नाट्य शास्त्र को, नाट्य साहित्य को, नाट्य के इतिहास को, उसकी परंपराओं को पढ़ रहे हैं, तब हमको थोड़ा सा गहन अध्ययन करना पड़ेगा। हम उसकी पृष्ठभूमि में उतरेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये नाटक ऐसे ही नहीं लिखा गया। ये कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का मसाल है, यह ऐसे ही नहीं कहा गया। और ये जो कवि है उसका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी उसी समाज में ही विकसित होता है। तो जो कुछ वह देखता है, जो कुछ वह सीखता है, जो कुछ वह लिखता है, तो वह कुछ अनायास नहीं होता, सब सायास होता है। सब भले समय के अंतराल में बहुत दिन बीतने पर वह हमारे लिए जो है बहुत बड़ा नहीं रह जाए, क्योंकि प्रवाह, परिवर्तन जीवन का नियम है। लगातार हमारी प्रवृत्तियाँ बदलती रहती हैं। लेकिन ये उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में कितना जरूरी था, कितना सारगर्भित था, इसको हमें बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन करना पड़ेगा। तब हमारा गद्य साहित्य का जो है अध्ययन संपूर्ण होगा। नमस्कार, कौन कौन आ गए भाई? गीता तिवारी जी हैं, नमस्कार। पूजा सोनी, नमस्कार। गीता तिवारी जी भी हैं बनारस से, और पूजा सोनी, सबका अभिनंदन है, स्वागत है आज इस बचपन एक्सप्रेस के पेज पर। तो अभी चर्चा जो चल रही थी प्रसाद युग की, तो कह रहे हैं प्रसाद जी ने जो अपनी एक कलात्मक, अपनी रुचिपूर्ण भाषा शैली की जो परिनिष्ठता में जो नाटक लिखे हैं, निसंदेह हमारे नाट्य साहित्य को बहुत बड़ी देन है, एक अभूतपूर्व देन है। प्रसाद युग के अन्य नाटककारों में जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी हैं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, हरि कृष्ण प्रेमी जी हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी हैं और सुदर्शन जी हैं। इन लोगों का विशेष उल्लेख है। ये लोग कहते हैं ना कि एक परंपरा जो चलती है, तो उस समय उस देश काल परिस्थितियों में, उस परंपरा में कई लोग उसको, जैसे हरिश्चंद्र का युग था, जैसे उस समय एक जैसी सोच में, चूँकि नया नया सारा था हमारे देश में, जो हमारा देश गुलाम था, तो जो उन्होंने नाटक लिखे वैसे ही मनोभावों का था। और आगे बढ़ते बढ़ते अब संस्कृति और संस्कार की ओर ध्यान गया प्रसाद जी का। तो कह रहे हैं कि उसके बाद आता है प्रसाद के बाद का, प्रसादोत्तर काल के नाटक। तो कह रहे इस समय विषय वैविध्य बढ़ा, इस समय जो है बहुत सारी चीज़ें हुआ। और इस युग के प्रमुख नाटककार थे जिन्होंने बहुत सारे विषयों पर, उनके जो कथा वस्तु के विधान था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसमें सेठ गोविंद दास हैं, पंडित उदय शंकर भट्ट हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, हरि कृष्ण प्रेमी जी हैं, उपेंद्र नाथ अस, जिनका नाटक आप लोगों ने कोर्स में भी ये पढ़ा होगा, वृंदावन वर्मा जी हैं। और इन लोगों ने सबसे ज़्यादा जो है सारी कई समस्याओं को भी आधार बनाकर लिखा। तो उदय शंकर भट्ट जी जो थे, उन्होंने विक्रमादित्य दाहर, मुक्तिपथ, कई नाटक लिखे गए, जिस पर कि अभी वो प्रसादकालीन जो इतिहास का प्रभाव था वह भी देखा जा सकता है। तो आप ऐसे देखते हैं कि जब हम आगे बढ़ते हैं प्रसाद उत्तर काल में, तो पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जो थे, उन्होंने भी कई नाटक लिखे और धीरे धीरे नाटक में प्रगतिशीलता, यानी वैचारिक मंथन, सोच में विविधता, यानी उनकी भावभूमि, पृष्ठभूमि बदल रही है।
नाटकों में थोड़ा सा विचार मंथन में थोड़ा बदलाव आ रहा है। हरि कृष्ण प्रेमी ने पाताल विजय, रक्षाबंधन, प्रतिशोध और आहुति, स्वप्न भंग, छाया, बंधन, मंदिर, विषयपान, उद्धार आदि मौलिक ऐतिहासिक सामाजिक समस्याओं पर आधारित नाटकों की रचना की है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे प्रसाद जी के बाद जो है नाटक का बदल रहा, उसका दायरा बदल रहा। करें उपेंद्र नाथ अस्क जी के सामाजिक सोच पर और उसके चिंतन पर उन्होंने लिखा, और श्री धर्मवीर भारती जी ने भी लिखा। उसके बाद कई नाट्य रचनाएं बड़ी ही महत्वपूर्ण हुई। उनका रंग मंचीय अभिनय भी हुआ। जय पराजय, स्वर्ग की झलक, कैद, उड़ान, छठा बेटा और पैतरे। और वृंदावन लाल वर्मा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कई नाटक की रचना की। राखी की लाज, हंस मयूर, पायल, पूर्व की ओर आदि उनकी कई सुंदर रचनाएं हैं। इस तरह से यह एक बहुत बड़ा लिस्ट है जिसको कि अभी संभव नहीं है सबको बताना। ये आपको हम एक दिशा दे सकते हैं, हम आपको ये बता सकते हैं कि आप किस तरह से उसका अध्ययन करें। तो नाट्य साहित्य में बहुत रचनाएं हुए हैं। हमारे साहित्यकारों ने अद्भुत योगदान दिया है, हर विधाओं पर दिया है। तो उसका एक आप लिस्ट बनाकर पूरे नाट्य साहित्य को आप रख सकते हैं। तो करें इस युग के अलावा आगे जो हैं पृथ्वीनाथ शर्मा जी, सतगुरु शरण अवस्थी जी, राम नरेश त्रिपाठी जी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी, इन लोगों के नाम भी बहुत ही उल्लेखनीय हैं। प्रभाकर माचवे जी, और आगे आगे फिर धीरे धीरे इसमें बदलाव आया। इनका कथा वस्तुओं में काफ़ी बदलाव आया। तो इस आधार पर जब हम नाट्य साहित्य का पूरा विधिवत अध्ययन करें तो उस समय हम ये देखें कि एक एक काल के अनुसार किसके समय कौन सी प्रवृत्तियाँ थीं, उनके साथ साथ जैसे भारतेंदु काल है, प्रसाद काल है, प्रसादोत्तर काल है, आधुनिक काल है, और आज के जो नाटक है समसामयिक समय में कितने तरह के नाटक चल रहे हैं। आज ध्वनि नाटक और कई तरह के अनुदित नाटक और कहानी से भी नाट्य रूपांतरण हो रहा है। यहाँ तक जैसे प्रेमचंद की या कई लोगों की जो इतनी कहानियाँ हैं, कफन आदि, उनके भी नाट्य रूपांतरण हो रहे हैं, कई फिल्में बन चुकी हैं। तो ये नाटक में विधाओं में कितना विकास आ रहा, कैसे शुरुआत हुआ, किस तरह से उसका आगे आगे क्रम बढ़ा, भारतीय साहित्य के अनुरूप हमारे किन किन भारतीय साहित्यकारों ने उसको समृद्ध किया, किस तरह से मौलिक अनुदित नाटक लिखकर उनकी प्रवृत्तियों को आधार बनाकर उनमें कई बदलाव लाकर, किस तरह से भाषा शैली का प्रयोग करके और किस तरह के समस्याओं को उठाकर। क्योंकि शुरू में ही चर्चा हुई थी कि नाटक पंचम वेद है। पंचम वेद, 4 वेद के बारे में हम सभी जानते हैं। तो कहते हैं कि जब हमको ज्ञान ही नहीं होगा, भाषा ज्ञान नहीं होगा, तो हम पढ़ेंगे कैसे। हमारे पास किताबों की, पुस्तकों की भंडार है, ऋग्वेद से लेकर, पुराण से लेकर, साहित्य से लेकर, लेकिन हमने तो पढ़ाई नहीं। काला अक्षर भैंस बराबर। तो मेरे पास वो पोथी में रखा ज्ञान, उस किताबों में रखा ज्ञान किसी काम का नहीं। तो पंचम वेद यह जो नाटक है, तो ये अभिनय के माध्यम से हमारा वो समाज का वो समस्त वर्ग जो कि पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, लेकिन वह समझ सकता है, वह हर पात्रों को के दुख से दुखी हो सकता है, सुख में सुखी हो सकता है, भावनाओं को समझ सकता है, समस्याओं को समझ सकता है। इसीलिए नाटक की जो तमाम 10 विधाएं हैं, या हर तरह का जो आज नुक्कड़ नाटक है, ध्वनि नाटक है,
रूपक है, एकांकी है, छोटे छोटे जो हमारे आजकल जो सिखाने के लिए या कोई अपना प्रचार प्रसार के लिए जो हम छोटे छोटे नाटकों का रिहर्सल करते हैं, प्रणयन करते हैं, कि ये सारी विधाएं जो है नाटक निसंदेह सारे साहित्य में सबसे श्रेष्ठ है। नाटक अपने आप में अद्भुत है, और जब हम नाटक को तत्वों के आधार पर पढ़ेंगे तो इसी तरह से उसका ध्यान देंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आज हिंदी साहित्य में नाट्य विधा पर समझा, जानकारी ली। तो अब हम उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों से, यह मुझे आशा है कि आप अपने घर बैठे आनंद से होंगे और पालन कर रहे होंगे नियमों का। लॉकडाउन हट गया, लेकिन हमको अपने मन से स्वच्छंद नहीं होना है, हमें पूरा पालन करना है। और बैठकर अध्ययन के लिए हमारे पास और समय है, हम घर बैठकर अपना अध्ययन कर सकते हैं। 2-4 अच्छे नाटकों को पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने से, अध्ययन से हमें और अच्छा लगेगा और प्रवृत्तियाँ समझ में आएंगी। सुधा जी भी हैं, नमस्कार सुधा जी। उसका तो आप इस तरह से नाट्य साहित्य का अध्ययन करें, और अगले शुक्रवार को हम पुनः मिलेंगे। बचपन एक्सप्रेस का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मीना जी का हार्दिक अभिनंदन। वो इसी तरह से सभी के हित में अच्छे कार्य करती रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सभी को बहुत बहुत शुभ संध्या, नमस्कार, धन्यवाद।